एम्स में ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए था कि भैया इनटेक हमारा 70 to 80% उत्तराखंड के लोगों का हो, जैसे ट्रॉमा सेंटर्स का ना होना, इस पर कभी नज़र जाती है? % ऑफ द डेथ्स दे आर प्रिवेंटेबल, मतलब उनको बचाया जा सकता था। काश मैं कुछ कर पाऊँ पहाड़ों के लिए जहाँ पर नई सर्विसेज, कुछ इस तरह भी CMI एज अ होल कुछ सोच रहा है ऐसा? प्रणाम, नमस्कार आप सबको एक बार फिर से राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत खास है, खास इसलिए भी क्योंकि वही 24वें वर्ष में हमारा अब पदार्पण हो गया है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं, डॉक्टर कुडियाल। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत नमस्कार। और सर, राज्य स्थापना दिवस है आज, और साथ के साथ थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा भी तमाम लोग जिसको बहुत गौर से देखें, क्योंकि अक्सर हम चाहते हैं कि ऐसी बातें शायद मंत्रियों से की जाएं या फिर उन विधायकों से या सांसदों से, पर हो नहीं पाती। सर से ही जान लेते हैं कि भैया 23 वर्षों में जो सर उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेकर जो चीज़ें हैं उनमें कितनी उन्नति हुई है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने जो प्रदेशवासी हैं उनको सबको अपने 23वें जो स्थापना दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। हम सब ने ये अपने सामने देखा है। इनफैक्ट जब ये राज्य बना था उसी समय हमारा ये अस्पताल भी शुरू हुआ था, और बहुत चेंजेस आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत चेंजेस आए। मेडिकल फैसिलिटी, आपने स्पेसिफिकली कहा है, मेडिकल फैसिलिटी में बहुत चेंजेस आए। और इनफैक्ट ये मैं ये कहूँगा कि ये हम लोगों पे भगवान का आशीर्वाद है, चार धाम का आशीर्वाद है कि ये उत्तराखंड का मेडिकल हब बन गया है एक। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छे सेटअप्स आए हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुले हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली चीज़ें बहुत इम्प्रूव करी हैं। अगर आप देखा जाए तो आज आप ओपन हार्ट सर्जरी से लेकर ओपन ब्रेन सर्जरीज देख लीजिए, जितने भी इंटरवेंशंस होते हैं सब आप यहाँ पे अब उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं मानता हूँ कि 20 साल में सब जगह भी ऑब्वियसली एक नेचुरल एक प्रोग्रेस होती है, बट हमारा प्रदेश मेडिकल फील्ड में डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि और जगहों से काफ़ी आगे निकल गया है। उसकी वजह डेफिनेटली मैं ये भी रही है कि जैसे एम्स हमारे आया है, ऋषिकेश में एम्स आया, 3-4 मेडिकल कॉलेजेस आ गए, और कोई बहुत अच्छे काफ़ी कुछ अच्छे प्लेयर्स जो है प्राइवेट में भी आए, जिसकी वजह से मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। जहाँ तक पहाड़ों की बात है, मैं समझता हूँ कि अभी भी परेशानियाँ हैं, और उसका कारण लॉजिस्टिक के लिए ये है कि डॉक्टर्स भी शायद जाने के इच्छुक होते हैं, लेकिन थोड़ा जो बेसिक जो एम्यूनिटीज़ होती हैं, जैसे सपोज माना हम कहें कि एक सर्जन है, एक उसके लिए टीम चाहिए होती है। अगर सर्जन है तो साथ में उसको एनेस्थेटिस्ट भी चाहिए होता है, रेडियोलॉजिस्ट भी होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्पेशली थोड़ा कमी रहती है। बट चीज़ें डेफिनेटली वहाँ पे भी इम्प्रूव करेंगे, मैं कह सकता हूँ, और ये बहुत खुशी की बात है हमारे समाज में। नहीं, ये बिल्कुल सर ने जो बात कही है, वाकई हम इस तरह से कभी नहीं सोचते थे, पर जब ये बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था और समझ पा रहा था, क्योंकि इन्होंने वाकई वो जर्नी 2001 से 2000 अब तक देखी है, 23 तक होती हुई। यकीनन कुछ इम्प्रूवमेंट भी है, पर आपने वो बात भी ऐड की है कि पहाड़ों पर हालात अभी भी बहुत कमज़ोर हैं, और यकीनन बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे कि आपने रेडियोलॉजी की बात की है सर, तो मुझे ध्यान आ रहा है पुरोला का एक हॉस्पिटल पुरोला में है, एक नौगांव में है, और एक उनकी तीसरी जो वहाँ के ACMO हैं, उनकी अब ड्यूटी है कि वो 2 दिन एक जगह रहें, 2 दिन एक जगह रहें, 2 दिन एक जगह रहें, तो इस तरह से पूरी हो पाती हैं। लेकिन सर उसके बाद भी जैसे ट्रॉमा सेंटर्स का ना होना, इस पर कभी नज़र जाती है? देखिए, इसमें ये मेरा अपना पर्सनल मत हो सकता है। जैसे कि सरकार की पॉलिसी कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आना चाहिए, आई थिंक मैं नहीं समझता हूँ कि वो हमारे लिए सस्टेनेबल है। चूँकि आप भी देहरादून में रहते हैं, अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज देहरादून कुछ फ्लैगशिप कॉलेज है जिसको हम समझते हैं कि सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, और आई थिंक यहाँ पे डॉक्टर्स भी सबसे ज़्यादा ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन आए दिन खबर आती है कि डॉक्टर छोड़ के जा रहे हैं। तो जब हम देहरादून का मेडिकल कॉलेज नहीं सस्टेन कर पा रहे हैं, तो क्या चांसेस हैं कि हम उत्तरकाशी में पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज चला सकें? हमें उनको फैसिलिटी पहुंचानी, तो आपने बिल्कुल सही कहा, हमें ट्रॉमा सेंटर्स, हमारे ऐसे सेंटर्स होने चाहिए जो कि आपको इमरजेंसी सर्विसेज दे सकें। इमरजेंसी में किसी को हार्ट अटैक हो गया, इमीडिएट वहाँ पे उसको इलाज मिल जाए, किसी को ब्रेन हेमरेज होगा, इमीडिएटली इलाज मिल जाए। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन हो रहे हैं या वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है, उसके लिए पेशेंट शिफ्ट किया जाता है, उसके लिए एक चैनल होता है, एक रेफरल सिस्टम होता है। और मैं पहले भी अपने कई इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि अगर कोई दूरस्थ इलाके में अगर हमारे यहाँ कोई मरीज डिलीवरी के दौरान मर जाता है, या वो दस्त से मर जाता है, मलेरिया से मर जाता है, वो बहुत दुखद है। रादर देन कोई मरीज अगर किसी
ब्रेन ट्यूमर से मर जाए या किसी एडवांस कैंसर से मर जाए, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि हम किस लेवल पे अपनी सर्विसेज वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। सर ऑन एन एवरेज, जैसे अब सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, ऑन एन एवरेज जो आपके पास कभी डेटा आता होगा या आपने कभी स्टडी किया होगा, कितनी ऐसी मौतें हैं जिनको बचाया जा सकता है जो साल भर में हो रही हैं उत्तराखंड के पहाड़ों से? देखिए ये मेरा क्या, ये तो आई थिंक ये तो अब आप नेट पे आप और उसमें आप लिटरेचर में अवेलेबल है कि जो एक्सीडेंट्स की 80% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ कैन आर प्रिवेंटेबल, दे आर प्रिवेंटेबल। उनका कारण यही होता है कि तो डिलेड ट्रीटमेंट होता है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल नहीं पाया। पहाड़ों में स्कैन तो हो गए, अब सीटी स्कैन तो काफ़ी जगह गोपेश्वर में है, टिहरी में है, श्रीनगर में है, बट चूंकि न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होता तो वो क्या होता है कि जो डॉक्टर वहाँ पे होता है वो चांस ना लेके वो यूजुअली रेफ़र कर देता है। और कई बार क्या होता है उस ट्रैवलिंग में उस पेशेंट को जो सेकेंडरी इंजरी होती है उसकी जान चली जाती है। अब इसका तरीका देखिए, मैं जो भी पहाड़ों की सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ऐसी जो कि सुधारी जा सकती हैं। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, सिर्फ प्लानिंग चाहिए हमें, और प्लानिंग अगर हम लोग ढंग से करें तो पहाड़ों में किसी को परेशानी ना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहाड़ में अगर कोई कहेगा साहब कि मेरा पुरोला के किसी गांव में ओपन सर्जरी हो जाए, और पॉसिबल आज के दिन जरूरत नहीं है। पुरोला में आपको क्या ज़रूरत है कि जब डिलीवरी हो रही है बच्चा ठीक रहे, अगर उसका सीजेरियन होना वो हो जाए, अगर किसी को एक्यूट अपेंडिक्स है उसका ऑपरेशन हो जाए, किसी का सर फट गया तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाए, हार्ट अटैक हो रहा तो जो मेडिकल पार्ट है वो मिल जाए, उतना तक। जब उसको वो भी नहीं मिल पाता तब वहाँ फ्रस्ट्रेशन होता है। तो हम लोगों की प्लानिंग हेल्थ कैसी होनी चाहिए कि वो सब सर्विसेज वहाँ मिल जाए जो कि डूएबल है। मैं ये कहता हूँ डूएबल है। और जहाँ तक न्यूरो की सर्विसेज के लिए है तो मैं वो कह सकता हूँ कि आज के ज़माने में जब हम लोग टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूवमेंट हमारी हो चुकी है, तो हम लोग टेलीमेडिसिन से, देखिए मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत कॉमनली अगर आप मेरी ओपीडी आगे बैठे तो मेरे पास कई बार पेशेंट आते हैं जिनका बच्चा रात में 5 बजे या 4 बजे शाम को गिरा छत से, और वहाँ से चलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं रात में, और वो बच्चा ठीक ठाक है। उस बच्चे जब तक मॉर्निंग में यहाँ तक पहुँचता है तब ठीक ठाक होता है। तो अगर उस बच्चे का स्कैन वहाँ पे हो जाए, मुझे पता है वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, और वो स्कैन आप व्हाट्सअप से या किसी दूसरे मीडियम से मेडिसिन से यहाँ पे किसी भी न्यूरोसर्जन को देहरादून भेज दिया और वो पेशेंट का वीडियो बना के दिखा दे, तो आई थिंक 90% पेशेंट यहाँ आने से बच पाएंगे। एंड दैट इज अ बिग हेल्प, दैट इज बिग हेल्प। क्योंकि अगर जो मरीज वहाँ से चलेगा वो पूरी टैक्सी करके चलता है, वो 5,000 रुपये टैक्सी में खर्च करता है, अंधेरे में आने में उसको जान का खतरा है, टैक्सी कहीं गिर सकती है। तो टेलीमेडिसिन अगर हमारे अवेलेबल है, जो मरीज को मैं यहाँ बैठ के देख रहा हूँ उसको मैं वीडियो में देख सकता हूँ, और मैं स्कैन में वहाँ पे हो रखा है, तो क्यों नहीं हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो सिर्फ पॉलिसी बनानी है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, कोर्ट्स ने हमारे को डिजिटल मीडिया पे ट्रीटमेंट करने की मनाही करेगी। मींस अगर मेरे को उत्तरकाशी का कोई मेरा मरीज मुझसे कहता है साहब कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई, मुझे व्हाट्सएप पे लिख दो, तो दैट इज़ अ क्राइम। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई डोंट नो। अब वो अमेरिकन सिस्टम की बात करते हैं। अमेरिका में लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे वो क्या करते हैं, अमेरिका में क्या करते हैं, अमेरिका में सपोज कोई दवाई खा रहा है, 3 महीने खा ली, और सपोज उसको उस 3 महीने की दवाई से उसको रेशन हो गया, तो डॉक्टर को सू करते था कि आपने, तो वहाँ की कंडीशन कुछ और है। मुझे पता है कि मेरे मरीज की अगर दवाई चल रही हैं, और ये दवाइयाँ मुझे पता है कि बेचारे ने सिर्फ आके यहाँ मुझे फीस देनी है, तो मुझे पता है कि उसको क्या क्या मुझे देखना है, जो कि मैं टेलीमेडिसिन से देख सकता हूँ। तो आई थिंक उससे वो पार्ट भी हम कवर कर सकते हैं। एंड बाकी और भी सर्विसेज, चाहे जनरल सर्जरी में, ENT में, आई में है, वो दैट कैन ऑल बी मैनेज्ड। आई डोंट थिंक वो इम्पॉसिबल है, पर शायद बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में नहीं। पर क्या बात है, देखिए सर ने बिल्कुल सही कहा, ये चीज़ें वाकई थोड़े छोटे लेवल पे इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं, सरकार ने एक निर्णय लेना होता है। पर एक बड़ी बात ये भी देखिए, 80% ऑफ द डेथ्स दे आर प्रिवेंटेबल, मतलब उनको बचाया जा सकता था अगर वहाँ पर हल्का सा ट्रॉमा सेंटर कुछ होता या कुछ भी। मान के चलो अगर हमारे गाँव में या पूरे सोशल जो हम देख रहे हैं 100 लोगों में से 80 लोगों को बचाया जा सकता था। ये हमारा अनफॉर्चुनेट है कि वो पहाड़ों पर हैं और वहाँ पे सर्विसेज नहीं है, जबकि 23 साल जिसकी हम बात कर रहे हैं, आज 23 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए। सर जैसे यू बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, और सबको पता है एशिया के माने जाने न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कुडियाल जी। सर इन फ्यूचर जब आप देखते हैं कभी कि यार काश मैं कुछ कर पाऊँ पहाड़ों के लिए जहाँ पर नई सर्विसेज, कुछ इस तरह भी CMI एज अ होल कुछ सोच रहा है ऐसा, या करने की कभी प्लानिंग है? देखिए कई बार दिमाग में आता है कि हम लोग जो है मतलब सैटेलाइट सेंटर खोलें, बट डेफिनेटली प्राइवेट, देखिए गवर्नमेंट इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो कई बार उनको देखो, जहाँ भी जो भी प्राइवेट अगर सपोज कहीं भी जाता तो मैं मानता हूँ सर्विसेज तो देगा, लेकिन उनका ऑब्वियसली उनका एक कमर्शियल एंगल भी होता है।
मैं ये चाहता था कि मैं अपनी जो मेरे दिमाग में प्लानिंग है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके हम उस चीज़ को उसको बहुत डूएबल बना सकते हैं। वो हम एज ए बीइंग अ टेक्निकल पर्सन हमसे पूछ सकते हैं भी कि हम क्या कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर जगह में ये सर्विसेज कंप्लीट हो जाएं, इस जगह पे ये कंप्लीट सर्विस आए। उनको टेक्निकल जो हो उसके लिए बैकअप देना, टेक्निकल जो नॉलेज उसके लिए हम लोग उसके लिए खड़े हैं। और मैं पहाड़ों को जानता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने वहाँ की प्रॉब्लम्स देखी हैं। मैंने वो भी दिन देखे हैं जब रात में डिलीवरी के लिए वहाँ पे ट्रक में बिठा के या किसी में जीप में पीछे करा के यहाँ पे देहरादून आना पड़ता था। तो वो चीज़ें हमने देखी, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। और कई बार जैसे लोगों ने हमसे कहा कि साहब हमारे कैंप लगाइए, आप गोपेश्वर में कैंप लगाइए, वहाँ पे लगाइए कैंप। अब चूंकि हमारे मरीज पूरे प्रदेश से आते हैं, तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिस 2 दिन मैं यहाँ नहीं हूँ, यहाँ पे क्या, अब वो लोग जो लोग सपोज माना मैं पौड़ी तरफ चला गया, तो टिहरी उत्तरकाशी वाले यहाँ 2 दिन खाली बैठा हुआ, तो उन्होंने कहा कि बेटर यही कि आप एक जगह पे रहें जहाँ पे कि लोग अगर जिसको आना हो आ जाएगा। कैंप्स आपको हेल्प करते हैं स्क्रीनिंग में। देखिए कैंप, ये मत समझिएगा, इस कैंप डेफिनेटली होने चाहिए, पर कैंप इज़ गुड फॉर स्क्रीनिंग। मीन्स अगर किसी मरीज को वहाँ बता देंगे कि आपको देहरादून आने की जरूरत नहीं, आपको पक्का ही बीमारी या परेशान हो, तो स्क्रीनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कैंप ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हम कोशिश करेंगे जिस दिन सपोज हम ये कहेंगे हमारे पास साथ में 2 न्यूरोसर्जन्स और हैं या न्यूरोलॉजिस्ट और हैं, तो हम लोग कर सकते हैं कि एक दिन यहाँ पे देहरादून कोई देख रहा है और अपना करा। बट वो ज़रूरत है पहाड़ों को अभी कि वहाँ पे हम लोग जाएँ और वहाँ पे एटलीस्ट द मेडिकल एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सी उनको बताना भी, सपोज माना किसी जगह किसी को मिर्गी की बीमारी है और हम मिर्गी पे उनको बता दें कि क्या प्रॉब्लम होती है इसमें, तो एक्चुअली क्या होता है, इलाज में सिर्फ दवाई देना इलाज का पार्ट नहीं है। इलाज का पार्ट जो है पेशेंट एजुकेशन भी इलाज का पार्ट है। जब तो उसको मैं कई बार मरीजों को हमारे पास आते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं मिर्गी, मैं उनको दवाई देने से ज़्यादा टाइम लगाता हूँ उनको समझाने को कि इसमें कोई स्टिग्मा नहीं है, ये बीमारी ऐसी नहीं जो दूसरे को लग जाएगी। तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो पेशेंट एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट किसी बीमारी के लिए, तो वो हम कर सकते हैं, उसके लिए मेरी इच्छा बहुत होती है। बट ऑब्वियसली चूँकि अब यहाँ पे मैं बिजी रहता हूँ और भी थोड़ा बहुत कुछ कई बार गए, हमने कोशिश करी कई बार जाने की, बट देन इच्छा है मन में कि कुछ किया जाए पहाड़ के लिए। बिल्कुल, अगर हम आज भी डॉक्टर कुड़ियाल जी के साथ बैठे हुए हैं तो इसका एक वाकई ये मैंने देखा है इनके लिए उत्तराखंड का प्रेम और ये तमाम चीज़ें। एक पहले भी इंटरव्यू हमने किया था, तब काफ़ी उसमें बातें भी हुई और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी पीछे, मैंने आपको बताया नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें निकल भी आई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक व्यक्ति जब सोच रखते हैं, वो भी सीनियर लेवल पे बैठे हुए, सर कभी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से कभी कोई राय लेने, मशवरा लेने, कभी वो लोग भी अपफ्रंट आते हैं? क्योंकि आपने बोला कि आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आप तो करना चाहते हैं, बट यू डोंट हैव दोज मेनी हैंड्स, आपके पास बहुत सारा नहीं है करने के लिए, पर उनके पास है, तो क्या वो अपनी तरफ से कभी इस तरह से करते हैं, कोई स्टेप ही ले लें कि कुड़ियाल साहब? इनफॉर्मली तो कई बार बात हुई, चाहे हर जो हेल्थ मिनिस्टर थे सब बात करते हैं यार, सब करेंगे, अब आप बैठ के बात करते हैं, बट कॉन्क्रीट ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे हम ये कह सकें कि हम लोग। और देखो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी आजकल टेक्निकल चीज़ बहुत चीज़ें हैं, जैसे सपोज माना अगर पहाड़ों में आपने पाइपलाइन बिछानी है, तो जब तक आप जल निगम के इंजीनियर को नहीं लोगे तब तक पॉसिबल नहीं है, वो मुश्किल हो जाएगा। तो टेक्निकल, अच्छा दूसरा ये कि मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट सेटअप में भी है, पर गवर्नमेंट सेटअप में मैंने देखा कि गवर्नमेंट सेटअप में जो डॉक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो प्रोबब्ली वही कहना, उनसे वही सुनना चाहती है ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन जो उनको पसंद हो। बिल्कुल, तो वो है, हम लोग एज ए इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकते हैं, और हम ओपिनियन उसके लिए देंगे जिसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं कि भाई पब्लिक का कैसे हम वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूँ, सपोज हमारा रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो ऐसी कौन सी ताकत है दुनिया में जो आपको इस बात से रोकती है कि आप NMC से रिक्वेस्ट करें कि हम दून मेडिकल कॉलेज में अब 4 MD के कोर्स कराएंगे रेडियोलॉजी में, 4 MD, 4 की जगह हम 6 MD पैदा करेंगे यहाँ पे, और वो उत्तराखंड में काम करेंगे। आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर साल 14 सर्जन निकालें, 14 फिजिशियन निकालें, चाहे उनकी ज़रूरत है चाहे नहीं ज़रूरत है। आप अपनी ज़रूरत देखिए और उसके हिसाब से आप नेशनल मेडिकल काउंसिल कही कि हमारे प्रदेश में हमारे को इन स्पेशली ज़रूरत है और हम उनकी डिग्री, उनकी सीट्स हम बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ सीट बढ़ाने की भी नहीं बात होती है सर। मुझे याद है, मैंने किसी से बात कर रहा था, अच्छे खाते मतलब मंत्री तो नहीं है, ऊपर हैं सत्ता में, तो उनसे जब मैंने बात की कि भाई साहब ये हॉस्पिटल को अपग्रेड क्यों नहीं करते, उनका कहना है कि भाई यहाँ तो पलायन हो गया, यहाँ जनसंख्या ही नहीं है, तो ये प्लान्स भी थोड़ा बेकार हैं सर। क्या 20 लोगों का इलाज नहीं होना चाहिए? नहीं देखिए, नहीं वो डेफिनेटली होना चाहिए, बट उनका एक्चुअली क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम तो है, 4 घर यहाँ बने हुए हैं, 10 घर वहाँ बने हैं, एंड देन डिस्टेंस रात में बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए भी सरकार ने जो भी उनके लिए प्लानिंग हो गई, जो भी कैसे उनको रिहेबिलिटेट करना है, कहाँ पर उनको बनाना है,
पर मैं आप छोड़िए पहाड़ की जहाँ 20 जनता, आप ये बताइए कि दोनों अस्पताल में ही अगर 2 रेडियोलॉजिस्ट नहीं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ पे आपको रोज़ 150-200 अल्ट्रासाउंड करने पड़ जाए, आप अधिकतर कमी आती है उन स्पेशलिटी में जैसे रेडियोलॉजिस्ट हैं, वे बहुत कम, एनेस्थेटिस्ट बहुत कम है, चेस्ट फिजिशियन बहुत कम है। सो सरकार को ये देखना चाहिए कि जो हम कम उनको पैदा करें ज़्यादा। भाई आपके हाथ में है ना, ऐसा तो कुछ नहीं हम कह सकते कि आपको रेडियोलॉजिस्ट कि भाई ऐसी रेडियोलॉजी की डिग्री ऐसी कि जो दी नहीं जा सकती। सही बात है। आप हिमालय इंस्टीट्यूट को कह दीजिए कि आप हिमालय इंस्टीट्यूट आप 4 की जगह 6 रेडियोलॉजी करें, 6 MD करिए, 6 करिए। आपको पता है कि जयपुर मेडिकल कॉलेज में पहले जब हमने पास आउट किया था तो उसमें पूरे यूपी में 4 न्यूरोसर्जरी की सीट होती थी, पूरी यूपी में जस्ट 4 बच्चे होते थे जो निकलते थे। आज के दिन में जयपुर मेडिकल कॉलेज में 14 सीट्स हैं, सिर्फ जयपुर मेडिकल कॉलेज में एक से। और लखनऊ में इस समय कम से कम 20 न्यूरोसर्जरी की सीट्स होंगी। तो गवर्नमेंट बढ़ा रही है ना गवर्नमेंट। तो आप ये देखिए आपको कहाँ पे ज़रूरत है। आज आपको सबसे ज़्यादा आप कहीं भी जाए, अरे साहब आज हमें अल्ट्रासाउंड, अब रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिला, आज हमें एनेस्थेटिस्ट नहीं मिला, तो वो आप कर सकते हैं। तो दे आर डूएबल, मीन्स आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों कमी है हमारे पास। तो अगर ये और वैसे सर्जन है, एनेस्थेटिस्ट का कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, उसके अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट कैसे रहेगा वहाँ पे, तो सब कैन बी डन आई थिंक। नहीं मतलब ये एक चीज़ है जो देखो आज राज्य स्थापना दिवस पर हम थोड़े से एक ही स्वास्थ्य पे ही बात कर रहे थे, बट वी कैन कम अप विद अ प्रॉब्लम कि सड़कें अच्छी नहीं हैं इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं और रात में आना पड़ता है उन सड़कों पे, यानी कि सड़क में भी थोड़ा सा दिक्कत है। एजुकेशन वाइज जो कोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए थे या जो सीट्स होनी चाहिए थी वो नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी थोड़ा बहुत 19-20 है ही। तो ये 23 सालों में सर अगर खुशी की बात करें एज अ कि आप अपने आप को लेके कि कितना खुश हैं आप कि यार उत्तराखंड अलग हो गया और कैसा राज्य है हमारा? नहीं देखो, उत्तराखंड अब मैं दो उसमें है कि ऑब्वियसली अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो डेफिनेटली भाई अब छोटा राज्य बना है, यू नो एवरीबडी, चाहे वो कहीं किसी, लेकिन अब उत्तराखंड राज्य बेसिकली हमारे लिए नहीं बना था जबकि वो मेरे लिए बना या आपके लिए बना। उत्तराखंड राज्य बना था उन लोगों के लिए जिनको उस समय एक्सेस नहीं थी फैसिलिटीज़ के लिए। क्या बात है। उनके लिए बना था उत्तराखंड। मैं 2000 से पहले अगर अच्छा रहूँ तो आज बहुत अच्छा हो गया हूँ, या जो मेरी फैसिलिटी थोड़ी अच्छी रहेंगी तो आज बहुत एक्सलेंट होगी मेरे लिए। लेकिन जो लोग जहाँ पे जिनके लिए बना था, पहाड़ी राज्य था, पहाड़ियों के लिए जो बना था, उनकी स्थिति क्या है, आई थिंक वो इंपॉर्टेंट है, वो मैसेज करनी पड़ी, ना कि मेरी कि भाई मेरी स्थिति क्या है। मेरे डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ठीक है हमें लोग पूछ रहे हैं, हमारे सब लोग जान पहचान की सब चीज़ें, लेकिन एक्चुअल जो है वो उनके लिए जिनके लिए बना था उनसे हमें फीडबैक लेनी चाहिए और उनकी हमें स्थिति जाननी चाहिए कि हम, यानी कि आपके अंदर तो चल रही है वो बात, खुल के नहीं बोल सकते, वो भी मैं समझता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे रिलेटेड ही है इसमें। एम्स ऋषिकेश से आप यकीन मानिएगा आई गेट एवरी डे 2 से 3 कॉल कि सर यहाँ बेड अवेलेबल नहीं है। और खैर आप एज अ डॉक्टर आप हमेशा एक ओथ कोई लेते हैं कि भैया हर पेशेंट की वो करेंगे, पर क्या एम्स में ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए था कि भैया इनटेक हमारा 70 to 80% उत्तराखंड के लोगों का हो में कि बाहर, अब क्योंकि यहाँ वहाँ से लगा हुआ बिजनौर, सहारनपुर, आप यकीन माने मुजफ्फरनगर से भी पेशेंट एम्स में आ रहे हैं हमारे पास, तो कुछ होना चाहिए था ऐसा? नहीं होना चाहिए। देखिए वो इसी, अच्छा एम्स यहाँ ऋषिकेश खुला क्यों था? भाई पर्पज़ एम्स का खुलने का ये था कि यहाँ के लोगों को सर्विसेज मिले। भाई अदरवाइज क्या था, आप क्यों अलग अलग आप छत्तीसगढ़ में क्यों खोल रहे हैं? हाँ। कि आपके छत्तीसगढ़ के लोगों को फैसिलिटी मिले। अगर उनको अभी भी दिल्ली जाना पड़े तो कोई यूज़ नहीं उसका। तो कोई भी अगर कोई जो हेल्थ जो ऐसी सर्विसेज ऑफ एक्सीलेंस खोली जाती, इसलिए खोली जाती है यार वो लोगों बेचारों को उनके पास नहीं है सर्विसेज है, उनको मिलनी चाहिए। और अगर यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाए तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या होता है कि जो हम लोगों का, जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि वहाँ पे अगर आप एम्स से रहे तो एमआरआई की डेट आपको 3 महीने बाद मिल रही है, 2 महीने बाद मिली, उसके लिए भी मुझे थोड़ा अजीब सा थोड़ा इसलिए लगता है कि जैसे एमआरआई मशीन तो चल रही है आपकी, हमें सिर्फ टेक्नीशियन चाहिए, तो वाई कांट इट रन 24 आवर्स? भाई जब रेल 24 घंटे चल सकती है, बसें चल सकती हैं, जहाज 24 घंटे चलते हैं, तो एमआरआई मशीन 24 घंटे काम क्यों नहीं कर सकती? तो आप क्या करिए कि जो इंडोर के पेशेंट है उनको रात में करिए। आपको टेक्नीशियन चाहिए ना, अस्पताल में रात में ऑपरेशन तो हो रहे हैं, मरीज देखे जा रहे हैं, तो उसी तरह फैसिलिटीज़ को आप ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। और कुछ अगर चूंकि यहाँ पे पहाड़ से लोग आते हैं, जैसे पीजे चंडीगढ़ का एक उनका, अगर आप पीजे चंडीगढ़ जाएंगे तो आपको रिफ्यूजल ऑफ एडमिशन नहीं है वहाँ पे।
पीछे चंडीगढ़ में। मे बी अगर आप जाएंगे, आपको इलाज मिलेगा, हो सकता है कि आप 2-3 दिन जब तक बेड खाली हो इमरजेंसी में रहना पड़े, पर रिफ्यूजल नहीं है वहाँ पे, कोई वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते किसी मरीज को। तो कुछ ऐसा ही अगर टेक्निकली यहाँ पे आ सके कि लोगों की, मैं तो खुद यहाँ पे कई कॉल मुझे मिलती है कि सर हम यहाँ आ गए, हमारे को एडमिशन मिला, हम लेके आ रहे हैं। तो वो और इतना बड़ा कैंपस है, कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है उसकी, और मैन पावर की आई डोंट थिंक उनके पास कमी है। शुरू में वहाँ पे इतने थे कंसल्टेंट होते थे किसी डिपार्टमेंट में, और बेड्स बहुत कम होते थे। अभी भी सर मैं देख रहा हूँ कोविड के कर्मचारी हमारे वो आज धरने पे बैठे हैं क्योंकि उनको निकाल दिया था, नर्सिंग वाले वो बाहर थे। और हम बात करते हैं कि जयपुर, खैर वो दैट इज़ नथिंग टू यू ऑन दैट मैनर, बट फिर भी जो हमारे यहाँ के प्रदेश के युवा हैं वो बेरोज़गार भी हैं, और जैसे आपने बोला वहाँ पे बेड्स अवेलेबल हो जाएं, कुछ इस तरह से भी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, चाहे एम्स में ही नहीं, केवल ऐसे जॉली ग्रांट या फिर दून हॉस्पिटल, सभी जगह ये व्यवस्थाएं शायद अगर हों तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। मुझे मतलब देखिए, मैं उसको वो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे एम्स की, जैसे जॉलीग्रांट या इंद्रेश में तो पहाड़ के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं और एडमिट होते हैं। ये शिकायत वहाँ से जरूर आती थी एम्स से कि वहाँ पे कई लोगों को जो पहाड़ से आते हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। अब इसमें कितनी सच्चाई आप पत्रकार हैं, आप उसको पता कर सकते हैं इसके बारे में, और अगर वास्तव में तो कुछ ना कुछ यहाँ के लोगों के लिए उसमें प्रायोरिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने अपना समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ के साथ दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धनतेरस आ रहा है, आज एक हल्की सी वारदात भी हुई है देहरादून में, किस तरह देख रहे हैं आप इसको भी? बहुत दुखद है। देहरादून तो क्राइम फ्री माना जाता था। देखिए, हमें प्राइस पे कर रहे हैं हम डेवलपमेंट का। सही बात। हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, शायद बहुत आगे ना पहुंच जाए। देहरादून जिस चीज़ के लिए जाना चाहता था वो चीज़ तो डेफिनेटली ख़त्म हो रही है। पर आई थिंक होगा सब, आई थिंक लॉ ऑफ नेचर होगा मे बी, बट देन देहरादून वाज नोन फॉर इट्स सेरेनिटी, पीसफुलनेस, यहाँ का नेचर, यहाँ का वेदर, दैट ऑल हैज़ गॉन। सो प्रोबब्ली वी आर पेइंग प्राइस फॉर डेवलपमेंट। सही बात है, कितनी बड़ी बात कह दी छोटी सी बात पे। एक घटना हुई थी आज लूट की, डकैती की, जो आपने देखा होगा कि किस तरह से एक ही शोरूम में 14-15 करोड़ रुपए, अभी तक ये स्टेटमेंट बाहर नहीं आई बट रफली एस्टिमेटेड, तो बहुत बड़ी अमाउंट। और सर ने सही कहा है, शायद हमें प्राइस डेवलपमेंट के लिए तो नहीं दे रहे या प्रदेश। हमने बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करके, और आज यकीनन सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये समझ के कि हमने भाई 23 साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कितना आगे गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।